गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 2। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि फ्रिक्शन किसके बीच में लगता है, फ्रिक्शन का काम क्या है, फ्रिक्शन किस तरह का चीज है। हम लोगों ने बात किया था इसमें कि फ्रिक्शन जो होता है दैट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को हम लोग फोर्स भी कह सकते हैं। फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है। और ये फ्रिक्शन क्या करता है, हमेशा रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट करता है। इट अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कांटेक्ट। तो इसमें कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। दो ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट में रहना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। इसलिए हम लोग फ्रिक्शन फोर्स को कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं। कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स जब भी लगेगा तो किसके ऊपर लगेगा? इट अप्लाइज ऑन टू surfaces. It applies on two surfaces, ठीक है। मतलब it never comes alone, it never acts on single surface। किसी एक सरफेस पर लग जाएगा, दूसरे पे भूल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब भी लगेगा तो ये दोनों के दोनों सरफेस पर लगेगा, नहीं तो ये नहीं लगेगा, ठीक है। इट अप्लाइज ऑन टू सरफेसेस, इट नेवर एक्ट्स ऑन सिंगल सरफेस। किसी भी सिंगल सरफेस के ऊपर ये कभी काम नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो दोनों सरफेस के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? बराबर होगा, है ना। फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन टू surfaces is equal in magnitude but opposite in डायरेक्शन, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा किसी भी दो सरफेस के बीच में, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा बराबर होगा दोनों सरफेस पर, लेकिन दोनों अपोजिट होगा डायरेक्शन में। तो उसके लिए एक एग्जांपल ऐसे मान लीजिए कि ये एक रोड है और ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है इधर की तरफ, इट इज इन मोशन, इट मूव्स, ऑब्जेक्ट ए। इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, मान लीजिए फ्रिक्शन 1, और इस जमीन के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा आगे की तरफ, दैट इज फ्रिक्शन 2। सो एज पर आवर रूल फ्रिक्शन फोर्स 1 शुड बी इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स 2। तो यही हमारा डेफिनेशन है। इसका जो फ्रिक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो फ्रिक्शन फोर्स 2 का मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इतना चीजें पढ़ लिया था फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। अब हम लोग आज पढ़ेंगे उसके आगे तो फ्रिक्शन फोर्स होता क्यों है, व्हाई देयर इज फ्रिक्शन फोर्स, है ना। फ्रिक्शन फोर्स के पीछे का कारण क्या है, व्हाई देयर इज फ्रिक्शन फोर्स।
why there is friction force. ठीक है, देखिए फ्रिक्शन फोर्स होने के पीछे का जो कारण है ना वो दो है। फ्रिक्शन फोर्स दो कारणों की वजह से लगता है। फ्रिक्शन फोर्स is mainly due to following reasons. Mainly due to following reasons. दो कारणों में मोस्टली जो है उसमें दो कारण है, जिसमें कि फेमस जो है पहला ए, ड्यू टू सरफेस रफनेस। सरफेस रफनेस जानते हो? रफ जानते हो ना, रफ। तो रफनेस बोल दिया तो क्या हो गया? एडजेक्टिव। ड्यू टू सरफेस रफनेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट। सरफेस रफनेस पर डिपेंड करता है कि इसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। अब रफनेस, सरफेस रफनेस का मतलब क्या है? देखिए सरफेस रफनेस का मतलब हो गया रूखड़ापन। अगर हिंदी में कहे तो इसका मतलब हो गया रूखड़ापन। अगर घर में टाइल्स लगा हुआ है तो चिकना हो गया, स्मूथ। घर में प्लास्टर है तो रफ, है ना। अगर शीशा का है तो स्मूथ, और अगर सीमेंट का है तो रफ। अगर जो रोड है, रोड पर डांबर गट्टी डाला जाता है और अलकतरा डालते हैं हम लोग, उसके वजह से क्या हो जाता है? फ्रिक्शन इंक्रीज कर जाता है। लेकिन उसी रोड पे फिर से मिट्टी डाल दीजिए तो फिर से स्मूथ हो जाएगा, चिकना एकदम, है ना। भीगा हुआ रोड के ऊपर अगर आप गाड़ी ब्रेक मारते हैं तो कई बार लोग स्लिप कर जाता है, गिर जाता है। सो दैट इज स्मूथ, है ना। तो सरफेस रफनेस का मतलब ये हो गया कि कौन सा सरफेस कितना स्मूथ है, कितना रफ है, इस बात से डिपेंड करेगा कि उसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला रीजन। दूसरा जो रीजन होता है दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नहीं बोलिए स्टैटिक है, बोलता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये थोड़ा सा डीप है, बस आप ऐसे ही जान लीजिए कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी जगह पर बहुत दिन तक रखे रह गए, या उस ऑब्जेक्ट को इस जगह पर रखे हुए, है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर 8, और आपने इसको जमीन पे ही सही, जब पर जमीन पे आपने रखा है इसको बहुत दिनों से, तो होता क्या है कि इस पार्टिकल का एटम और ये जमीन का जो एटम होगा, ये दोनों कांटेक्ट में आ जाएंगे, और दोनों कांटेक्ट में आने की वजह से दोनों के बीच में एक इंटर एटॉमिक फोर्स लगने लगता है ना। तो इसके वजह से इनके बीच में एक फोर्स क्रिएट हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्यू टू द रफनेस के वजह से फ्रिक्शन का फोर्स ज्यादा लगता है। ठीक है, तो रफनेस कैसे हेल्प करता है, रफनेस कैसे काम करता है, तो एक बार देख लीजिए कि रफनेस की वजह से फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगता है। रफनेस, देखिए ऊबड़ खाबड़, हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं ऊबड़ खाबड़। जो जितना ज्यादा ऊबड़ खाबड़ होगा उसको बोलते हैं उतना ही ज्यादा रफ। अगर मान लीजिए कि आपको कोई एक सरफेस दिया गया, अगर आपको कोई एक सरफेस दिया गया है, कुछ मान लीजिए इस तरह का प्लेट ही है, चलो प्लेट मान लेते हैं, इस तरह का एक प्लेट है, और इस प्लेट का अगर मुझसे पूछा गया कि बताइए
या इसे प्लेट का सबसे अगर जूम करके माइक्रोस्कोप में अगर मैं इसका फोटो देखना चाहूं तो इसका सरफेस मुझे कैसा दिखेगा। ये इतने दूर का अगर मैं फोटो एकदम जूम करके इतना दूर का काट करके और मैं लेके जाता हूँ इसको माइक्रोस्कोप के अंदर, अच्छा नहीं दिखता। इतने दूर के रीजन को हमको लेकर के जाना है कहाँ, माइक्रोस्कोप, ठीक है। और देखना है कि इससे इसका सरफेस कितना स्मूथ है, कोई ऑब्जेक्ट कितना स्मूथ हो सकता है, ये चीज हमको देखना है। हमने क्या किया, इतने दूर के रीजन को काटा, ये काटा इसको और इसको लेकर के चले गए माइक्रोस्कोप में, है ना, गिवन टू द माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में लेकर के जब गए, इतने रीजन को जा करके जब देखा, तो हमें ये सरफेस कैसा नजर आएगा। ये सरफेस नजर आएगा कुछ इस तरह से। देखिए ये एक सर्कुलर पोर्शन है और इसमें जो सरफेसेज होंगे ना, ये ऐसा उबड़ खाबड़ नजर आएगा, ऐसा उबड़ खाबड़ नजर आएगा, ठीक है। आप किसी भी रोड को जरा एकदम जूम करके, एकदम बारिश होगा ना, या कभी अपने छत पर एकदम पानी गिराना और एकदम उसको नजदीक से जाकर के देखना, यू विल सी द डॉट्स, इवन डॉट्स, ये डॉट्स हमको दिखता है, डॉट्स। ऐसे सरफेस रफ नजर आते हैं, ये रफनेस कुछ ऐसा होगा, इस तरह का दिखता है ना। इवन आप अपना स्किन स्किन को भी अगर बहुत नजदीक से देखेंगे ना, तो आपको इसमें कुछ ना कुछ खुरदरा पॉइंट्स दिखेगा, है ना। दैट इज ऑल्सो नॉट स्मूथ, दिस इज कॉल्ड एज रफनेस, ये होता है रफनेस, ठीक है। और दुनिया में आप कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो जिसमें कि रफनेस ना हो, है ना। हर एक चीज दुनिया में रफनेस होता ही होता है, चाहे कुछ भी बना लीजिए। हाँ, आप एग्जैक्ट स्मूथ नहीं ऑब्जेक्ट बना सकते हो, है ना। नथिंग इन द वर्ल्ड, नोट करके हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, नोट। दुनिया का कोई ऐसा सामान नहीं है जिसका जीरो रफनेस हो। नथिंग इन यूनिवर्स हैज जीरो रफनेस। कुछ ना कुछ उसमें एक एटम ही सही, एक एटम ऊपर होगा, एक एटम नीचे होगा, पर होगा जरूर। तो जीरो रफनेस मैं नहीं बोल सकता, जीरो रफनेस। दुनिया का कोई ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता जिसका कि एटम बाई एटम सब कुछ अरेंज हो सकता है किसी का एक एटम ज्यादा हो ऊपर हो, कोई एक एटम नीचे हो, ऊंचा गड्ढा होगा ही होगा। नथिंग इन यूनिवर्स हैज जीरो रफनेस, है ना। रफनेस एक बहुत बड़ा कारण है फ्रिक्शन की वजह से। अब होता क्या है, रफनेस की वजह से फ्रिक्शन आता कैसे है, वो देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपने एक रोड बनाया, ये हमने एक रोड बना दिया ऐसे, और इस रोड के ऊपर एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एक ब्लॉक ले लेते हैं ऐसा, और हमें ये दिखता है कि इस रोड बहुत स्मूथ है, एकदम ग्लास पर रखते हैं और ग्लास बहुत स्मूथ होता है, ये सब कुछ यहाँ पर स्मूथ होगा, ऐसा हमें लगता है। पर जैसे ही हम लोग इसका बिग पिक्चर देखते हैं, बिग पिक्चर मतलब समझते हो ना, जूम, अगर मैं इसको जूम करके देखूं इतने दूर के सरफेस को, कुछ ऐसा जूम करके देखूं, प्लस साइन का साइन लगा देता हूँ, प्लस साइन होता है ना इसको, तो प्लस साइन का साइन लगा देंगे। चलिए कुछ देखते हैं जूम करके, शायद यहीं पर दिख जाए। देखिए, हमने बनाया था बहुत नजदीक, लेकिन ये बहुत बड़ा गैप निकला इसमें, थोड़ा सा इसको हम लोग अच्छे से प्लस साइन दे देते हैं।
ठीक है। सो जितना आप जूम करेंगे, ये तो बहुत छोटा सा जूम हो गया ना, जितना आप जूम करते जाएंगे आपको पता चलेगा कि योर सरफेस इज नॉट स्मूथ। आपका जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है। ठीक है, आपका सरफेस स्मूथ नहीं है, आपका सरफेस रफ है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक साइन दे देते हैं, जूम साइन का प्लस, और ये हो गया जूम। और इस सरफेस को अगर जूम करके देखेंगे तो देखो ये सरफेस कुछ इस तरह से दिखेगा। ये आपका हो जाएगा ब्लैक कलर, ब्लैक कलर का रोड है। और ब्लैक कलर में ये जो रोड होगा ये आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, इसमें रफनेस दिखेगा, रफनेस। ऐसे ही खिचड़ी पार दीजिए, ऐसे ही खिचड़ी पार दीजिए। ये रोड कुछ आपको ऐसा दिखेगा। इट विल बी नॉट बी ए स्ट्रेट लाइन, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन हो ही नहीं सकता है। और ये जो ब्लॉक दिख रहा है रेड कलर का, ब्लॉक ए, इस ब्लॉक का सरफेस कैसा दिखेगा? ये ब्लॉक का सरफेस भी कुछ इसी तरह का होगा, जो इसके साथ ये गड्ढे में ऐसा फंस चुका होगा। ये भी कुछ ऐसा ही बन रहा होगा। ये आपका ब्लॉक का सरफेस है, ये आपको दिख रहा होगा, ऐसा लगेगा कि ये ब्लॉक है ना। अब आप यहाँ पर देखिए, आप इनको जूम करके देखिए, ये ब्लैक कलर का साइन और ये रेड कलर का साइन, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को जकड़े हुए हैं, एक दूसरे में फंसे हुए इस तरह का। ये एक इस तरह का सरफेस है और ये रेड कलर का है, और ये इसके बीच में जाकर के फंस गया है, कहीं ना कहीं इसके बीच में फंस गया है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? ये जाकर के इनके बीच में ये फंस चुका है, रेड कलर। अब सपोज डैट कि अगर आप इधर से इसको धक्का देंगे, आप इसको मूव करने की कोशिश करेंगे, आप इसके ऊपर कोई फोर्स लगाएंगे, तो ये क्या करेगा? मान लीजिए कि आपने ये गड्ढे में फंसा रखा है इसको, और आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे इधर लेके जाने के लिए, तो ये गड्ढा क्या करेगा? इट विल अपोज। ये क्या करेगा? ये जो ब्लैक कलर का गड्ढा, ये जो टिप दिख रहा है, ये सब जो टिप दिख रहा है, ये टिप, ये सब टिप क्या करेगा? इसको इसको रोकेगा, इसको नहीं जाने देना चाहेगा। और ये तभी जाएगा जब इस गड्ढे को आप तोड़ दीजिएगा। इसका जो ये टिप दिख रहा है, इस टिप को आप तोड़ करके आगे निकल जाइए, तभी जाकर के आपका ऑब्जेक्ट मूव कर पाएगा, या कहिए कि आपका ऑब्जेक्ट इसके ऊपर स्लाइड कर पाएगा। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? समझ रहे हो ये बात? यस सर। ये जो रेड कलर है, रेड कलर, ये ऊपर वाला ये टिप को तोड़ देगा, इसको तोड़ देगा, प्लिंथ कर देगा, बराबर कर देगा, तभी जाकर के ये रेड कलर आगे बढ़ पाएगा। अदरवाइज ये तो जकड़ा हुआ है, इसके बीच में फंसा हुआ है। जैसे ही ये आगे बढ़ जाएगा, ये ब्लैक कलर से क्या करेगा? टकरा जाएगा, रोक देगा। मान लीजिए कि ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ये आगे एक अक्सी फंसा के रखे हुए है, जैसे ही ये आगे बढ़ेगा इसके साथ जाके क्या हो जाएगा? टकरा जाएगा, रुक जाएगा, बंधन में फंस जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स लग गया। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? सो फ्रिक्शन फोर्स मेनली जो होता है वो किसके वजह से होता है? मेनली वो होता है रफनेस के वजह से, है ना। और किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग जूम करके देखेंगे तो हर एक ऑब्जेक्ट रफ होता है। दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको हम लोग कह सके कि ये परफेक्टली स्मूथ है, या जिसको हम लोग कह सके कि इसका जो रफनेस है वो 0 है। ऐसा हम दुनिया में किसी ऑब्जेक्ट को नहीं कह सकते हैं। ठीक है। सो सर, हाँ बोलिए। सर हम कोई चीज का भी एग्जांपल ले सकते हैं? किसी भी चीज का एग्जांपल ले सकते हो, कुछ भी हो सकता है। सर जैसे सर हम कॉपी पर अगर सर पेन को घस मतलब बिल्कुल, आप कॉपी पर पेन को लिखिए, आप बोर्ड पर आप चौक से लिखिए, मार्कर से लिखिए, किसी भी चीज को एग्जांपल लीजिए, हर जगह फ्रिक्शन फोर्स है, हर जगह रफनेस है। आप इसी पेन को थोड़ा ग्लास पे चला के दिखाइए, शीशा पर लिख के दिखाइए तो
सर तब कॉपी में भी रफनेस होगा? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि क्या हम इस पेन से, जिस पेन से आप कॉपी पर लिख पा रहे हो, क्या शीशा पर लिखने पे भी वो चलता है? नो सर, क्यों नहीं चलता है? रफनेस के वजह से। क्योंकि वहां पर रफनेस नहीं है। जो पेपर में रफनेस अच्छा होगा वहां पर पेन अच्छा चलेगा। यस सर। जो पेपर जितना स्मूथ होगा वहां पर पेन उतना खराब चलेगा। ठीक है, पेपर के ऊपर तेल डाल दीजिए, ऑयल, और जरा पेन चलाइए, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन कम हो चुका है। अब नॉर्मली होता क्या है कि हम लोग जैसे ही हम लोग इसमें क्या करते हैं, ऑयल वगैरह या पाउडर होता है, पाउडर डाल देते हैं, तो लुब्रिकेंट डालने की वजह से क्या हो जाता है, ये जो आपके जो गड्ढे हैं ना, जैसे मान लीजिए कि आपने जिस सरफेस पर रखा, ये हमारा ब्लैक सरफेस था, और इसका जो गड्ढा है, गड्ढा, ये गड्ढा कुछ इस तरह का है, और इसको मुझे स्मूथ बनाना है, स्मूथ बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक तो हथौड़ा से पीट पाट के इसको बरोबर कर देते हैं, है ना, तो और हमें लगता है कि हो गया ये बरोबर। फिर भी ये बराबर नहीं होता है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं कुछ पाउडर, ये पाउडर डाल देते हैं, ये डाल दिया पाउडर, ठीक है, और पाउडर डाल के क्या करते हैं, इस गड्ढे को भर देते हैं। ये जो रफनेस है ना, इसको हम लोग कोशिश कर देते हैं कि ये भर जाए। ठीक है, इसको हम लोग कोशिश करते हैं कि ये भर जाए, और ये कुछ थोड़ा ऊपर तक भरते हैं। बस ऐसा समझ लीजिए कि आपने, आपका जो रोड है ना, रोड, रोड के ऊपर आपने आटा पसार दिया चारों तरफ, तो जो गड्ढा गड्ढा होगा वो क्या हो जाएगा, भर जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने पाउडर डाल दिया। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्या करते हो, जैसे ही आप इसके ऊपर ये ब्लॉक लेकर के आते हो रेड कलर का, तो ये क्या हो जाता है, ये ऊपर रह जाता है, मतलब जो इंटरलॉकिंग है ना, वो अब आपका इंटरलॉकिंग प्रॉपर नहीं होता है, होगा थोड़ा बहुत, पर अब ज्यादा नहीं होगा। अब आपका इंटरलॉकिंग, ये देखो, ये सरफेस कहीं इधर ही रुक गया, ये कुछ ऐसा रफनेस बन गया, ऐसा हो गया, तो होगा इंटरलॉकिंग होगा, ऐसा नहीं है कि इंटरलॉकिंग नहीं होगा, पर अब कम होगा। अब ये सरफेस कुछ ऐसा हो गया रेड कलर का, तो इस पाउडर के डालने के वजह से क्या हो गया, इंटरलॉकिंग हमारा कम हो गया, तो हम लोग कहते हैं कि ये लुब्रिकेंट है ना, लुब्रिकेंट है। अब इसी के जगह पर, पाउडर के जगह पर आप कह लीजिए कि ऑयल हो गया, ऑयल भी डाल करके इसको रख सकते हैं, ऑयल डाल दीजिए, तो इसके वजह से ये क्या हो जाता है, दिस विल बी एक्ट एज लुब्रिकेंट, इसको कहते हैं हम लोग लुब्रिकेंट। मोबिल का नाम सुना है ना, मोबिल, तो मोबिल को हम लोग कहते हैं लुब्रिकेंट। सो एक वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, लुब्रिकेंट, और लुब्रिकेंट क्या करता है, इट इट reduces it reduces roughness of surface, ROUGH, roughness of surface, or in other words, or in other words, we can say, what, it reduces the roughness of surface, or in other words we can say it reduces friction, it reduces friction between two surfaces, ठीक है, तो क्या करता है, ये दो सरफेस के बीच के फ्रिक्शन को ये रिड्यूस कर देता है, करेक्ट।
चलिए, तो ये हो गया लुब्रिकेंट के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे। नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को क्या क्या परेशान करता है, फ्रिक्शन को क्या बढ़ाता है, क्या घटाता है, तो ये चीज हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा। व्हाट आर द फैक्टर्स, नेक्स्ट हेडिंग। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार स्कूल के एग्जाम वगैरह में। व्हाट आर द फैक्टर्स, what are the factors affecting friction, what are the factors affecting friction। ठीक है, सो ये यहाँ पर एक दो पॉइंट मैं आपको ऐसे बताऊंगा जो बहुत सारे लोग में गलती होता है। बहुत सारे लोग समझते हैं अच्छा ये कारण था, और ऐसा तो होता ही नहीं है। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको लोग अननेसेसरी चीजें समझते हैं कि अच्छा ये तो ऐसा होता होगा इसलिए किया गया है, पर एक्चुअल में रियलिटी कुछ और है और लोग जानते कुछ और है। तो कौन कौन सा फैक्टर है जो कि फ्रिक्शन को अफेक्ट करता है, फ्रिक्शन को बढ़ा या घटा सकता है। तो पहला जो है उसमें आएगा क्या, रफनेस ऑफ सरफेस। रफनेस ऑफ सरफेस, रफनेस ऑफ सरफेस। एक चीज मैं यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ, इसको कई बार कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से भी डिनोट किया जाता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी कहा जाता है। अभी आपके क्लास 8 में नहीं कहा जाएगा पर आगे कहा जाएगा, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू, ये देख रहा है, यू के दोनों साइड में दो मूंछ लगा दीजिए, जिसको कहते हैं म्यू। इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, सो रफनेस ऑफ सरफेस पर फ्रिक्शन डिपेंड करता है ना। कैसे डिपेंड करता है, एज रफनेस इंक्रीजेज, एज रफनेस increases, friction force will increase, friction force will increase। ठीक है, दूसरा चीज फ्रिक्शन जो है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि दोनों ऑब्जेक्ट को कितने फोर्स से आपने प्रेस करके रखा है ना। जैसे एक ऑब्जेक्ट अगर ये एक नॉर्मली ऐसा रखा गया है, तो इसको मैं ऐसे स्लाइड कर देता हूँ कम फोर्स, और एक आदमी इसके ऊपर आकर के चढ़ जाए, इसके ऊपर आकर के खड़ा हो जाए और फिर बोले कि अब इसको जरा धक्का दो। या सिंपल एग्जांपल है, घर में हम लोग टेबल वगैरह खींचते हैं, टेबल कुर्सी कुछ तो खींचते हैं, अगर उस पर कुछ नहीं बैठा हुआ है, हल्का एकदम, तो खींच लिया तुरंत से एकदम आ जाएगा। लेकिन एक आदमी आया, एक आपका भाई आया या कोई आया ऐसा शैतान बच्चा, और वो आकर के उस पर बैठ जाए, बोले अब खींच के दिखाओ, तो पहले से अब ज्यादा फोर्स लगेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो फ्रिक्शन फोर्स है ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि दो सरफेस कितने फोर्स से एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस किए हुए हैं। सो डिपेंड्स ऑन, फ्रिक्शन फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल फोर्स
डायरेक्ट डिपेंड्स अपॉन द नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स बताया था ना फोर्स एंड प्रेशर में, नॉर्मल फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस। नॉर्मल फोर्स बताया था ना, फोर्स यस एंड सर, प्रेशर। यस कोई सर। भी दो सरफेस कांटेक्ट में होगा तो उनके बीच में एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, और वो नॉर्मल फोर्स कैसा लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये वही नॉर्मल फोर्स है, अब जरूरत पड़ेगा इसका, है ना। तो ये डिपेंड करेगा नॉर्मल फोर्स के ऊपर, जितना ज्यादा आप प्रेस करेंगे उतना ज्यादा नॉर्मल फोर्स भी लगेगा। खत्म बात, ठीक है। तो ये दो चीजों के ऊपर ये डिपेंड कर गया। एक जो तीसरा चीज है, आप कह सकते हो कि इसी का सब्सिडरी पार्ट है, रफनेस ऑफ सरफेस कह लीजिए, पर फिर भी एक नंबर बढ़ाने के लिए पॉइंट कह दिया जाता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल, किस तरह का मटेरियल है, इस बात पे भी ये डिपेंड करता है। अब एक रबर है और एक ग्लास है, ऑफ कोर्स रबर में फ्रिक्शन ज्यादा होगा और ग्लास में फ्रिक्शन कम होगा। तो ये इस बात पे भी डिपेंड करता है, टाइप ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, है ना। तो ये थर्ड पॉइंट है जो कि फ्रिक्शन को बढ़ा या घटा सकता है। यहाँ पर मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, एग्जांपल रबर, आप लिख सकते हो ग्लास, लिख सकते हो, ठीक है। तो ये एक हो गया। फोर्थ पॉइंट जिस पर वो डिपेंड नहीं करता है, और ये सब लोग सोचते हैं कि इस पर डिपेंड करता है, दैट इज फ्रिक्शन do not depends on friction do not don't depends on surface area surface area ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि कितना सरफेस कांटेक्ट में है और कितना सरफेस नहीं है। आई बात समझ में? अरे यार, हम लोग तो आज तक ये जानते थे कि मोटा टायर रहेगा गाड़ी का तो स्लिप नहीं करेगा, पतला टायर रहेगा तो जल्दी स्लिप कर जाएगा। इसका मतलब कि मोटा टायर में ज्यादा फ्रिक्शन लगता होगा और पतला टायर में कम फ्रिक्शन लगता होगा, पर ये गलत फहमी है ना। मोटा टायर रहे या पतला टायर रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्रिक्शन तो बराबर ही न पड़ता होगा। फ्रिक्शन दोनों के बीच में बराबर लगता है, चाहे वो टायर मोटा रहे और चाहे टायर पतला रहे। तो उसका जो रफनेस रहता है सर, वो जो मतलब खिया जाता है ना, तब स्लिप करता है ना। फिर मोटा टायर हम लोग क्यों रखते हैं? मोटा टायर इसलिए रखते हैं ताकि आप कॉर्नरिंग जब करोगे, जब गाड़ी को टर्न करोगे, जब गाड़ी को घुमाओगे, तो जा करके आपका जो नॉर्मल फोर्स होगा वो आपका प्रॉपर बैलेंस हो जाएगा, है ना। और पतला टायर रहेगा तो वो नॉर्मल फोर्स आपका बैलेंस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स ये सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। बड़ी अजीबा सा चीज है ये, एग्जाम में बड़ी बात पूछ जाता है। तो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स फ्रिक्शन फोर्स। तीन चीज होता है जो कि अफेक्ट करता है, चौथा चीज जो सरफेस एरिया है वो इफेक्ट नहीं करता है। एक ये जो है ना, देखो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकाला जाता है। ये आपको पहले से पता रहता है कि इस सरफेस के लिए, जैसे रोड का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है,
1.4 से लेकर के 1.6 के आसपास होता है ना। उसमें भी आता है वेट एंड ड्राई रोड। वेट मतलब गीला रोड होगा तो वहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगा, अगर ड्राई रोड होगा तो वहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, बताना मत किसी को। फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला बनता है ना वो बनता है म्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल फोर्स। अब ये नॉर्मल फोर्स हम लोग कैसे निकाल लेते थे, अगर छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू उसका जितना वेट होता था वेट के बराबर ही नॉर्मल फोर्स आ जाता है जनरली। और वेट कैसे निकालते हैं अदिति? हाँ अदिति, वेट कैसे निकालते हैं? अगर आपको मास पता है तो वेट कैसे निकालेंगे? बोलो। अगर आपको मास दे दिया जाए तो वेट कैसे निकालिएगा? नहीं बोल रहे, इसका मतलब नहीं पता है। ऋषभ, यस सर। मास होगा तो वेट कैसे निकालेंगे? सर फॉर्मूला से। वेरी गुड। और फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? सर केजी। तुम लोग गधा नंबर 1 हो। क्या हो? गधा नंबर 1। कितनी बार बताऊं कि वेट इज इक्वल टू mg के बराबर होता है? ये लास्ट क्लास में नहीं बताया था? यस सर। सर वेट का सर हम यूनिट सर न्यूटन भी बोल सकते हैं। हाँ ये तो क्या, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, लोग से फंसना नहीं, बस इतना ही आता है कि आगे भी याद होना चाहिए। अदिति ये बताया था कि नहीं बताया था लास्ट क्लास में? यस सर, भूल गए थे। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करना होता है नॉर्मल फोर्स की जगह पर। जो नॉर्मल फोर्स लगेगा किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में वो यही होता है वेट। वेट को मत भूलो, वेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब जगह इस्तेमाल होगा। तो ये एक फॉर्मूला है फ्रिक्शन फोर्स का, ठीक है। सो अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ फोर्स। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। कितने टाइप के फ्रिक्शन फोर्स होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली देखा जाए तो फ्रिक्शन फोर्स दो ही तरह का होता है। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, और एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। अगले क्लास में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो टाइप ऑफ फोर्स ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो ये थोड़ा सा आप लोग रीडिंग दे करके आइएगा, पहले से पढ़ के आइएगा तो जल्दी समझ में आएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।